हेलो। हाँ जी। तो कैसे हैं सभी? यूपी टेट का टेस्ट नंबर 2 का आज हम मैथ का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको पेपर कैसा लगा, और जो समझ नहीं आया वो अच्छे से उसके नोट्स वगैरह बना के बिल्कुल तैयार रखना है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आप अपने अपने नंबर जरूर बताएं कि आए कितने आके, और पेपर का लेवल कैसा लगा ये भी बताएं। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं मैथ के से। देखो क्या कह रहा है, पहला ही क्वेश्चन बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है हमारा। 64 और 56 का मेरे को लघुत्तम समापवर्तक बताना है, यानी कि एलसीएम बताना है। अच्छा, मैंने एलसीएम कैसे निकलवाया था? 64 कॉमा 56 का एलसीएम हम शुरू से ऐसे निकालते चले। देखो जो छोटी संख्या है तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। 8 अट्ठू अट्ठू 64 और 8 सत्ते 56। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर 8 और 7 किसी से नहीं कट रही। जब नहीं कट रही तो हम यहीं से गुणा करना शुरू कर देते। 7 अट्ठे 56, 56 अट्ठे 56 अट्ठे कितना हो गया? 5 अट्ठे 40 और 6 अट्ठे 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 448 नंबर आंसर आएगा मेरा। इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर एक काम को 6.75 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहा है? 6.75 दिनों में। ए अकेले वही काम कितने दिनों में कर रहा है भैया? 9 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम अगर मैं ले लूंगा कितना आएगा? 9 3 27, इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, फिर जे और जे कितना काम कर रहे होंगे? मैं कह रहा हूँ अगर दोनों मिलकर वही काम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं? 6.75 का भाग करूंगा कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और 9 3 27 यानी कि 3 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, देखो एक किसी काम को वो कितने एक दिन में कितना काम कर रहा है? वो 3 काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं तो वो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 4 कर रहा है। एक मुझे बस इतना सी बात बता दो, अगर ए 3 काम कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा भैया? एक कर रहा होगा, क्योंकि दोनों ने 4 मिलकर काम करा है। वेरी गुड। अब वो क्या कह रहा है, यदि बी अकेले वही काम करेगा तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? मुझे ये बताओ, टोटल काम है कितना? 27 काम है। बी अकेले करेगा यानी बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो टोटल कितने दिन लगेंगे? काम एक डेली करेगा यानी कि 27 दिन में मेरा काम होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ आया? अच्छा होता क्वेश्चन। आगे क्या करना है, 154 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले का व्यास बताना है मेरे को। ध्यान रखना, गोले का व्यास। अब गोले का व्यास निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे पहले मैं गोले की ही बात कर लेता हूँ कि आखिर गोला होता क्या है। हम गोले का रिवीजन कर लेते हैं, है ना। जेरा कोई गोला। अब मैं गोले के अगर आयतन की बात करता हूँ तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अगर मैं गोले का क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम ही होते हैं। अच्छा, यानी कि अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर ही लगेगा, ये होता है। अगर यही अर्धगोला आ जाए, अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। लेकिन अर्धगोले का अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना हो तो कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अर्धगोले के केस में जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बदल जाता है। लाइक मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे बदलता है। ये मेरा अर्धगोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जिसपे हम कलर कर पाए, यानी जो हाथ से छू के हम देख पाए। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मुझे इस पे निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैं इस पे कलर कर सकता हूँ। यानी कि ये कितना हो गया? इसका आधा हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर गौर से देखोगे मैं इस पे भी कलर कर सकता हूँ, यानी 1 पाई आर स्क्वायर हमारा बढ़ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्धगोले का अगर मेरे को निकालना है, क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो हम उसको क्या करेंगे? 3 पाई आर स्क्वायर, यानी 1 पाई आर स्क्वायर हमारा जुड़ जाएगा उसके ऊपर वाला, जी वाला जो सरफेस होता है वो जुड़ जाता है ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम वो समझते हैं। अच्छा, मैं लिख के रह दे रहा हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 154 वर्ग सेंटीमीटर वाला, क्या कह रहा है? 154 वर्ग सेंटीमीटर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला गोला, यानी कि कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरा 4 पाई आर स्क्वायर मेरे को किसके बराबर दिया है? 154 के बराबर दिया है ना। अब वो क्या कह रहा है? उसका मेरे को व्यास बताना है। व्यास यानी कि क्या होता है? 2r। जो डायमीटर, ये r है और ये r है, तो ये 2r निकालना है मेरे को। अच्छा, मैं यहां से क्या कर सकता हूँ? यहाँ से पाई का मान रख सकता हूँ। पाई का मान कितना होता है? 22/7, यानी 22/7। आर स्क्वायर मेरा ऐसे ही रह जाएगा 154। अब काटा पीटी मचा दो, मचाते हैं। 22 सत्ते 154। अच्छा, कितना हो जाएगा? 7 7 49, यानी आर स्क्वायर बराबर जो 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 7 49, और जो बचा नीचे 4। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा भैया? रूट चढ़ा दूंगा। 49 किसका होता है? 7 का होता है। 4 किसका होता है? 2 का होता है। यानी 7/2 क्या आ गया? 7/2 आया है त्रिज्या। लेकिन मुझे निकालना क्या है? मुझे व्यास निकालना है। व्यास मेरा कितना होता है? 2r। 2r को मैं क्या कर सकता हूँ? 7/2 गुणा 2, यानी 2 से 2 कट गया, यानी त्रिज्या, यानी व्यास मेरा कितना आ गया? 7 आ गया। 3.5 मत लगा देना, क्योंकि जी त्रिज्या निकाली है हमने, व्यास नहीं निकाला है। आगे
क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन मेरा है कि 100 रुपए की एक शर्ट पर 10% की छूट का प्रस्ताव दिया, यानी कि 100 रुपए की कोई छूट थी, हमने कहा भाई सही सही लगा ले, तो उसने 10% हमारा कम कर दिया। और क्या कह रहा है, 300 रुपए की एक पैंट थी, 300 रुपए की एक पैंट थी, एक जोड़े उसने 20% की छूट दे दी, 300 रुपए की पैंट पर 20% की छूट दे दी। अगर प्रीतम ने एक शर्ट और 3 जोड़े पैंट खरीदे, तो वो कह रहा है कि प्रभावी छूट बताइए मेरे को। ठीक है बता देते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वैसे लेने जाऊंगा 300 रुपए की एक पैंट पड़ेगी, मैं पैंट लेकर कितने आया हूँ, एक शर्ट और 3 जोड़ी पैंट, 3 जोड़ी पैंट का मतलब क्या हो गया, 3 पैंट लेकर आया हूं मैं। 3 पैंट कितने की पड़ गई मुझे, वैसे 300 की एक थी तो 900 रुपए की 3 पड़ गई, 3 3 9, और एक शर्ट कितने की पड़ गई, 100 रुपए की पड़ गई, यानी टोटल मेरा कितना हो गया था, 1000 रुपए वैसे खर्च होते मेरे। लेकिन उसने क्या करा, उसने 10% की छूट दे दी, यानी मेरे को शर्ट कितने की दे दी, 90 रुपए की दे दी, और पैंट पे कितने की दी, 20% की छूट दी। यानी इसका 20% की अगर मैं निकालू तो 10% इसका कितना होगा, 90 होगा, फिर से 10% कितना होगा, 90 होगा, यानी 180, 20 का 20% हो जाएगा। अब मैं इसका 180 घटाऊंगा, कितना बचेगा मेरे पास, मेरे को बचेगा 720, कितना बचा, सही है ना, हाँ 720 बच गया। अब हम करते हैं, अब मेरा खर्चा कितना हुआ, 810 रुपए। अब वो कह रहा है कि प्रभावी छूट बताइए, यानी मेरे को कितने परसेंट की छूट मिल गई। जे कौन से पैसे थे, जब उसने मेरे को छूट नहीं दी थी तब जे वाले पैसे थे, अब उसने मेरे को छूट दे दी तो जे वाले पैसे। अच्छा मैं कह सकता हूँ कि मुझे कितने का डिस्काउंट मिल गया, 1000 में से क्या है, 190 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। कितने पर मिल गया, 1000 पर मिल गया, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 0 कट गए, कितना बचा, 19, यानी ऑप्शन नंबर ए, 19% की हमें टोटल छूट मिल चुकी थी। आगे हम करते हैं, ए की संपत्ति बी की संपत्ति से पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है, ए की संपत्ति बी से 5/7 गुना है, यानी ए की संपत्ति जो बी की संपत्ति है उसका कितना है, 5/7 गुना है, ठीक है। और सी की बी से 10/7 गुना है, सी की संपत्ति कितनी है, बी के 10/7 गुना है। सी की संपत्ति ए की संपत्ति का अनुपात पूछ रहा है, मेरे से अनुपात पूछ रहा है। अगर मैं बी को यहां ले आऊं तो ए अपॉन बी कितना आ गया, कितना आ गया, 5/7। इससे मैं क्या बता सकता हूँ, अगर ए की संपत्ति 5 की है तो बी की कितने की, 7 की है। अब यहाँ देखो सी बी को मैं नीचे ले आया, कितना है, 10/7, यानी बी यहाँ पर भी 7 है, बी यहाँ पर भी 7 है। देखो एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी ये होता है कि यहाँ पर बी अलग निकल आता है, वहां पर भी अलग निकलता आता है, फिर हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे गुणा करके दोनों को बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 7 दिया मेरे को, यहाँ पर भी 7 दिया, इसलिए मेरे को गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट यहाँ से रेशियो मेरा आ गया, क्या आ गया, ए बी और सी, कितना आ गया, ए कितना है, 5 है, बी कितना है, 7 है, और मेरा सी कितना है, 10 है। अब वो क्या कह रहा है, ए की संपत्ति से अनुपात बताना सी की संपत्ति का, सी की संपत्ति कितनी है, 10 है, ए की संपत्ति कितनी है, 5 है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी मैं कह सकता हूं कि 2:1 आ गया मेरा, यानी कि 2:1 आ गया। समझ आया या नहीं आया, 1:2 तो नहीं कर दिया। वो पूछ कह रहा है सी की संपत्ति का ए की संपत्ति से अनुपात बताइए, यानी सी मेरे को पहले रखना है। क्वेश्चन पढ़ा करे ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64 है। कल भी मैंने क्या बताया था, औसत क्या होता है, सबसे बीच वाली संख्या होती है हमारी औसत। अगर विषम संख्या है, मैं कह सकता हूं कि अगर जो 64 है, यानी कि ये संख्या कैसी होगी, बीच की संख्या होगी, क्रमागत है, यानी लाइन से चल रही है, तो आगे इसकी विषम कौन सी है, 65 है, पीछे इसकी विषम कौन सी है, 63 है। कितनी संख्या हो गई, 2 हो गई। अब लेकिन लगातार 4 है ना, 63 65, 2 आगे होंगे 2 पीछे होंगे, जाहिर सी बात है 67, और यहाँ से कितनी हो जाएगी, 61। ये मेरे पास 4 संख्या है, ये संख्या नहीं है, ये एवरेज है। अच्छा तो क्या करें, विशालतम संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी 67 है, जाहिर सी बात दिख रही है सामने 67, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं कभी कभी। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक थोक विक्रेता एक चॉकलेट के बॉक्स को 960 में बेचता है तो उसे क्या होता है, 20% का मुनाफा होता है, यानी 20% का क्या होता है, लाभ होता है। एक बात बताओ, मैंने कल भी बताया था कि लाभ किस पे निकलता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, यानी कि क्रय मूल्य पे निकलता है। 20% का लाभ हुआ, मैंने क्रय मूल्य कितना मान लिया, मैंने मान लिया सीपी जो मेरा था 100 रुपए था, तो एसपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, इस पे 20% का लाभ हुआ मेरे को, यानी कि 20% का अगर मैं इसका लाभ निकालूं तो 20 रुपए आ जाएगा, यानी 120 रुपए की मैंने वही चीज को मैंने बेच दी। लेकिन वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि एक बॉक्स को इतने में बेचता है, यानी ये 120 की वैल्यू कितनी है, 960 के बराबर है, ये वैल्यू कितनी है, 960, यानी कि मैं कह सकता हूँ 12 8 96, कितने गुना है, 8 गुना है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
यदि अब वह इसे 1120 रुपए में बेचता है तो प्रतिशत लाभ प्रतिशत मेरे को फिर बताना है। अगर जे 8 गुना है, एसपी 8 गुना है, तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी भी 8 ही गुना होगा। यानी यहां से मेरा सीपी ओरिजिनल कितना निकला, क्योंकि ये तो मैंने माना था ना, सीपी कितना निकला है, 100 की 8 से गुणा करूंगा 800, ये भी निकला है। अब ये मेरा हो गया ओरिजिनल सीपी। मैंने बेच कितने में रहा हूं, मैं 1120 में बेच रहा हूँ, यानी कि 1120 रुपए में बेच रहा हूँ। दिख रहा है नहीं दिख रहा, यहाँ पर कर लेते हैं, 1120 रुपए में बेच रहा हूँ। अब वो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो मेरे को ये बताओ लाभ मिला कितना मेरे को। लाभ मेरे को मिला है 800 से मैं 1120 गया, 320 मिला है। हाँ, 320 रुपए का लाभ मिला है। किस पे हम निकालते हैं हमेशा लाभ प्रतिशत, हम निकालते हैं सीपी पे। सीपी मेरा कितना है, 800 है भैया, 800 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32, यानी कि कितना आ गया 40% का मेरे को क्या मिला है, ऑप्शन नंबर बी, 40% का मेरे को लाभ मिलेगा अगर मैं 1120 रुपए का बेचूंगा तो। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% दान दे दिया उसने, मैंने जिसको कितनी भी संपत्ति थी उसने 25% दान दे दिया, बड़ा दानवीर आदमी, और शेष अपने परिवार को देने की वसीयत बनाता है। यानी क्या कह रहा हूं, देखो हम मानते हैं उसकी संपत्ति कितनी थी, 100 थी, उसने क्या करा 25% को दान दे दिया। क्या कर दिया, 25% उसने दान दे दिया। ठीक है, मैंने कहा 25 रुपए अगर दान दे देगा तो उसमें बचेगा कितना, भैया 75 रुपए बचेगा। जी उसने क्या करा है, दान में दी गई संपत्ति का उसने वसीयत बना दी, यानी जे तो उसने दान दे दिया और जे उसने वसीयत बना दी, वसीयत यानी घर वालों के लिए। अब आगे क्या कह रहा है कि दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है। देखो ऐसे क्वेश्चन में जवाब ध्यान रखना, वो कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि दी गई संपत्ति का, संपत्ति कितनी दी गई है 75, दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत परिवार को मिलता है। अच्छा, दान में दी गई संपत्ति का, दान में दी गई यानी दान में हमने कितनी दी है 25, 25 का कितना प्रतिशत, यानी इसका कितना प्रतिशत हमने वसीयत में दिया है। वसीयत में कितना दिया है 75 दिया है, कितने में से दिया है वो वसीयत, वो कैसे पूछ रहा है, वो टोटल से नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि दान में दी गई उससे कितना है, तो मैं दान को मानूंगा बेस और इनटू 100। अच्छा 25 तिया 75 और 3 गुणा 100 यानी कि 300, 300% आएगा। देखो यहाँ पर जे वाली गलती मत कर देना, क्या होगा कि कुछ बच्चे कर देंगे कि दान में दी गई संपत्ति का कितना परसेंट परिवार को मिलता है, दान में कितनी दी है भैया 25 दी है, संपत्ति कितनी दी है 75 में से 1/3 यानी कि 33.3 ना, कतई गलत है, ऐसा नहीं चलता। वो कह रहा है कि दान में दी गई संपत्ति का कितना प्रतिशत मिलता है किसको, परिवार को, तो यानी इसका कितना प्रतिशत है, तो 300% है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, मेरा कह रहा है क्वेश्चन यदि कोई व्यक्ति 9 की बजाय 15 किलोमीटर घंटे से चलता है, ठीक है बढ़िया बात है, 9 किलोमीटर चल रहा था अब उसने 15 चल दिया, ठीक है, वह उसी समय में 3 किलोमीटर अधिक होता है, उतने ही समय में। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो समय दिया है वो बराबर दे दिया, जब भी समय बराबर होता है, चाल बराबर क्या होती है, यानी हमारी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है 1/t के, ठीक है, लेकिन हमारी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात किसके होती है, दूरी के यानी कि डिस्टेंस के। अगर मेरा टाइम बराबर है तो स्पीड किसकी होगी, डिस्टेंस के समानुपाती होगी। यानी स्पीड कितनी है मेरी, स्पीड है कितनी है, पहले 9 थी और अब कितनी हो गई 15 हो गई, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसका रेशियो ले सकता हूं, 3 3 9 और 3 5 15, यानी पहले अगर मैं कह सकता हूं कि पहले स्पीड मेरी कितनी थी 3 थी तो अब मेरी 5 हो गई, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, स्पीड है। अगर टाइम मेरा सेम है तो क्या बताया था किसके समानुपाती होता है, यानी डिस्टेंस का भी यही रहेगा, यानी ये भी 3 और 5 ही रहेगा। अच्छा यानी कितनी डिस्टेंस ज्यादा चली उसने, भैया 2 चली, लेकिन 2 थोड़ी चली, उसने कितनी चली है 3 किलोमीटर चली, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है उसके द्वारा वास्तविक दूरी कितनी थी, वास्तविक दूरी वो कितनी चल रहा था 3 चल रहा था ना, 3 3 9, वेयर इज ऑप्शन, कितना चल रहा है, दो की वैल्यू 3 है, 3 चलना है, यानी कि अगर एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3/2, फिर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दूंगा और यहाँ पर भी 3 से गुणा कर दूंगा, यानी 3 3 9/2, 9/2 कितना हो गया 4.5 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका एक पहला ऑप्शन ये है यहाँ पर, लेकिन आंसर पहला ऑप्शन नहीं, आंसर क्या है 4.5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणेश है, गणेश ने क्या करा है, एक निश्चित जमा योजना में x रुपए
उसने एक साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए उसे 15% की लगा है, तो 2 वर्ष के बाद उसे इतने रुपए मिलते हैं। तो वो कह रहा है एक्स का मान बताना। एक बात बताओ, ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? इसको हम कैसे करते हैं? ये एक तरीके का ऐसा क्वेश्चन है कि हमने इतने परसेंट में इतने बढ़ा दिए, फिर अगले साल इतने बढ़ा दिए, इतने बढ़ा दिए। हम कैसे नहीं करते हैं हमको? मैंने मान लिया कि जो मान क्या लिया उसने एक्स रुपए इन्वेस्ट करे थे, अगर उसे 5% का ब्याज मिलेगा तो वो वैल्यू अपने आप, कोई वैल्यू अपने आप 100 होती है। अगर 5% का ब्याज मिलेगा तो कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी। तो 105% यानी कि 105/100। ठीक है, अब ये तो पहले साल बढ़ गया ना, दूसरे वर्ष उसको कितना बढ़ा? 15% बढ़ा। 15% का मतलब क्या हो गया? 3/20। अरे हो गया नहीं हो गया थोड़ा, 15/100, 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/20। 3/20 का मतलब क्या हो गया? अगर 20 थे तो कितने हो गए? 23 हो गया। तो ठीक है, कितना हो गया मेरा? 23 हो गया। अगर 20 था तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 115/100 तब भी यही आएगा। अब तो 2 वर्ष बाद उसकी राशि कितनी मिल गई उसे? कितनी मिल गई, यानी ये वैल्यू किसकी है? 9, इतने के बराबर है। अब क्या करो? अब कुछ नहीं, अब सॉल्व करना शुरू कर दो। करो। ये किससे? 21 और ये 20। ठीक है, 21 से काटेंगे, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 बचा कितना? 2, 7×3 = 21 बचा 5, 7×8 = 56, 0, 7×3 = 21। अच्छा यहाँ से काटता हूँ, 3×4 = 12 बचा 1, 3×6 = 18, 460 हो गया। 23×2 = 46 यानी 20 हो गया। अब यहाँ से कितना? 20×20 = 400, यानी ऊपर कितना पहुंच गया मेरा? x बराबर, यहाँ तो 20 पहले से ही था, 2 20 जे चलेगा, तो 2×2 = 4, 2 = 8, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि और 3 0, 8,000 रुपए उसने दिए होंगे पहले, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। और उन्हीं पे ब्याज लग के कितना हो गया मेरा? 9660 रुपए हो गया था। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि अच्छा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, तो इसको तो जो जो हम कहते जाते हैं वो हम करते जाते हैं। 4 कितना है? 2x/5 माइनस का 3/2 और ये है डिवाइड में 3। ठीक है, प्लस का 7/5 बराबर 37/5। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो, सॉल्व करते हैं इसको। इधर से एलसीएम ले लूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4x 5×3 = 15 और ये 4 बाहर था। अच्छा जी अपॉन में 3 है तो यानी कि ये भी अपॉन में, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। प्लस 7/5 बराबर इसे 37/5 रहने दो। अब मैं क्या करूंगा? ये कितना होगा मेरा? 10×3 = 30। मैं और काट दे रहा हूँ, 2 दूनी 4 और 2×5 = 10, यहाँ से यहाँ समझ लो कितना हो जाएगा। मैं 2 के अंदर गुणा कर दूंगा, 2×4 = 8x, इसको माइनस करा, 15×2 = 30 बटा कितना हो गया? 5×3 = 15, 15। अच्छा फिर प्लस कितना है? 7/5 है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे इन दोनों का एलसीएम चाहिए, तो मैं दोनों को 15 नहीं कर दूं नीचे, यानी कि इसकी भी 3 से गुणा कर दूं और इसकी भी मैं 3 से गुणा कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा? दोनों नीचे 15 हो गए और बराबर है किसके? 37/5 के, 37/5। आप आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या? अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया भैया? 15 आ गया। यहाँ कितना है? 8x माइनस का 30 और जे प्लस कितना? 7×21 बराबर कितना आ गया? 37/5। अच्छा इस 5 से मैं काट सकता हूँ, 5×3 = 15 और जो कितना हो गया? 8x माइनस का 30 और प्लस का 21 यानी कि माइनस का 9, 8x माइनस का 9 और जो 3 को मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, 37×3 = 35×3 = 105, 2×3 से 111 हो गया, यानी 8x माइनस का 9 बराबर 111। अच्छा 9 जो माइनस का है उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 111 और 9 कितना हो गया? 120 हो गया। अच्छा जी 8 है, 8x बराबर यानी कि जो गुणा में है, गुणा में आएगा तो काय में पहुंच जाएगा? भाग में जाएगा। 8 से काटूंगा, 15×8 = 120 का 15 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान रखना प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा, क्योंकि जिस साइड से जो माइनस था यहाँ पर आके प्लस होगा, इसलिए ये भी आंसर भी किसका आएगा? प्लस का आएगा। समझ आया? कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? अगला मेरा क्वेश्चन कह रहा है यदि a माइनस बी 4 है, अच्छी बात है, और a माइनस बी 4 है मेरा और a भी कितना? माइनस का 3 है। a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बता दो फटाफट से। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। लेकिन यहाँ पर मेरे को एक दिक्कत आ जाएगी, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला और होता है, ए माइनस बी का जब मैं होल क्यूब निकालता हूँ
तो मुझे क्या मिलता है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। देखो यहाँ पर भी आ गया, नहीं आ गया, ए माइनस बी का माइनस का 3ab और ए माइनस का बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो दोनों ए क्यू माइनस बी क्यू निकल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को निकालना पड़ता है ए माइनस बी को होल स्क्वायर करके, लेकिन यहाँ पर मेरे को निकालना नहीं पड़ेगा ना, बना इसी से है वो क्वेश्चन। अब जो वैल्यू मेरे को दी है उसका मैं मान रख दूंगा, रख देते हैं। ए माइनस बी यानी कि 4 का क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी यही मेरे को निकालना है, माइनस का 3ab यानी 3, और ए बी कितना है, माइनस का 3 है यानी माइनस का 3। ए माइनस बी कितना है भाई, ये 4 है। अब देखो 4 चौक 16 चौक 64 बराबर ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। अच्छा ये माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 3 9 चौक 36, कितना हो गया, 36 हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर ही रह गया, बराबर 64 में से 36 इधर चले जाएंगे, यानी 64 माइनस का 36 कितना हो जाएगा, 14 14 28। ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ आया, डन। अरे बोलते नहीं हो आप लोग, समझा करो आगे। अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न दो गुना, एक भिन्न का दो गुना, ठीक है, और उस भिन्न के व्युत्क्रम का 3 गुना का योग 29/3 है। तो भाई भिन्न क्या है, ठीक है, एक भिन्न है उसका दो गुना, मैंने भिन्न क्या मान ली, मैंने भिन्न मान ली क्या है, a अपॉन बी है, और इसका मेरे को दो गुना करना है, यानी इसका दो गुना, ठीक है। और इस भिन्न का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या बताया था, उल्टा हो जाता है, यानी इस व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b अपॉन a हो जाएगा, अगर a अपॉन b था तो उसका 3 गुना है, तो इसका क्या है, 3 गुना है का योग, मैंने इन दोनों का योग करना, यानी मैंने जोड़ दिया। अब भिन्न क्या है, कितना है, 29/3। अब ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बन गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करो, 2a अपॉन बी प्लस का 3b अपॉन ए बराबर 29/3। अच्छा अब मैं ए भी मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया, 2a स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर बराबर 29/3। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 यानी 6a स्क्वायर 3 3 9 प्लस का 9b स्क्वायर बराबर 29ab, 29ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर देखो मान सोच लूं तो ज्यादा सही रहेगा, है कि नहीं, अगर मैं मान सोचूंगा, वरना मेरे को जो सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से, मैं मान सोच लेता हूँ, अब मुझे रखना क्या होगा ताकि मेरा जो वैल्यू दोनों बराबर आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इसको हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, वैसे ऑप्शन से हमें ज्यादा सरल पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से करेंगे, वरना हम तो ऐसे कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। 2a स्क्वायर सही करा है ना मैंने, 2a अपॉन बी 3b अपॉन ए, और 29/3 आना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3b स्क्वायर, और जो कितना हो गया ए बी, यानी ए बी इधर जाकर 29ab हो जाएगा, ठीक है, और 3 से मैंने गुणा कर दी, 3 6। इसको ऑप्शन से करते हैं, वरना फिर लेंदी हो जाएगा जी। हमें देखो एग्जाम में क्वेश्चन से भिड़ना नहीं है, हमें फटाफट से हो रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो मैं उसको दूसरा कोई तरीका देखूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी नहीं हो। अब एक बताओ, एक एक ऑप्शन करके, इसका 2/9 का कितना, 2 गुना, और 3 गुना किसका, इसके इसी का 3 गुना, यानी 9/2 उल्टा हो जाएगा, इसका 3 गुना कितना आ रहा है, 2 दूनी 4/9 प्लस 3 निम 27/2। अच्छा 4 दूनी 8 प्लस 27 निमा, 27 निमा कितना हो गया, 27 निमा 9 7 63 का 3 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 2 से 43, और 9 दूनी 18, जोड़ दो 251/18, 6 से जे नहीं जाएगा। अच्छा भैया आपको कैसे पता 6, क्योंकि इसका 3 से करना है ना मेरे को, कितनी बार में 6 से जाना चाहिए, लेकिन 6 से जे नहीं जा रहा, 2 5 7 और 1 8, यानी कि मेरा ऑप्शन जे वाला नहीं होगा। अब हम दूसरा ऑप्शन, टाइम नहीं लगाना है ऐसे में, क्योंकि जब हम ऑप्शन से करते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, यानी जे वाला ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। मैं आगे देखता हूँ, 5/4 का 2 गुना कर दूंगा, प्लस का 4/5 का 3 गुना कर दूंगा, 4 पंजे 20। एक बात देखो और देखना गौर से, 2 पंजे 10/4, जो तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, 3 चौक 12/5। एक बार बताओ नीचे क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा, अगर जब 20 आ गया तो 3 से कैसे कटेगा वो, क्योंकि नीचे 3 आना चाहिए ना कहीं से, यानी कि मैं जे वाला ऑप्शन भी मेरा कतई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 4/5 का 2 गुना यानी 4 दूनी 8, अब थोड़ा तेज करते रहे, प्लस 5/4 का 3 गुना, 5 3 15/3, ठीक है ना, 5/4 का 3 गुना, 5/4
4/5, 4 दूनी 8 बटा 5, 5 3 15 और 0 4। यहाँ पर भी 4 अट्ठे 32 प्लस का 15 पंजे 75 बटा 4 पंजे 20। यहाँ पर फिर से 20 आ गया। जब फिर से 20 आ गया तो भैया 3 से क्या कैसे लाऊंगा मैं 3? मुझे बस इतना बता दो मैं 3 कैसे लाऊंगा फिर? अगर नीचे 20 आ गया तो गुणा तो करूंगा नहीं ना, यानी कि ऑप्शन यही होगा मेरा। करके देख लेते हैं। 9/2 का कितना है 2 गुना प्लस का 2/9 का 3 गुना। देखो यहाँ पर 9 साथ में चल रहा है और 3 आ जाएगा। अब 2 निम 18/2 प्लस का 3 दूनी 6/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 निम 18, 9 निम 81, 6 87। अब देखो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा एलसीएम ले लूंगा 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 निम 81 प्लस का 6 यानी कि कितना हो जाएगा 87/9। अब कैसे जा रहा है 3 से जा रहा है, 3 3 9 और 29 3 87 होता है 29/3 और चाहिए कितना था 29/3 ही चाहिए था, यानी ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया 9/2। वरना उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना पड़ता, फिर उसमें सॉल्व करना पड़ता। इससे बढ़िया है कि हम ऑप्शन से कर लें, है ना, क्वेश्चन से बढ़ना नहीं होता एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी। अच्छा समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी के बारे में जान लो। समांतर श्रेणी होती है हमारी जो जिनका जो अंतर होता है वो बराबर होता है। जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5 कैसे बढ़ रही है, एक बड़ा फिर से एक बड़ा फिर से एक बड़ा फिर से एक बड़ा। अच्छा मैं कहूँ 7 12 17 22 कैसे बढ़ रही है भाई, 5 बड़ा फिर से 5 बड़ा फिर से 5 बड़ा। तो ये भी एक समांतर श्रेणी क्योंकि अंतर उनका बराबर है। अच्छा अब सॉल्व करते हैं। अच्छा 2-3 फॉर्मूले में लिखवा दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी का n पद क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। डी क्या है भाई अंतर है, और a क्या है पहला पद होता है, और tn जो हमें निकालना है। अब क्या कह रहा है कि 7वां पद और 12वां पद क्रमशः कितना है 15 है और 5 है, यानी 7वां पद यानी मैं कह सकता हूँ t7। t7 कितना हो गया a मेरे को अभी पता नहीं है तो n माइनस 1, n कितना है 7 है, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6, और d अभी मेरे को पता नहीं है। ठीक है और कितना है 7वां पद और 12वां पद यानी t12 हो गया। a प्लस का 12 में से 1 जाएगा क्योंकि n माइनस 1 करना, 12 में से 1 घटाऊंगा 11 और d। ठीक है कितना दिया है उसने, j तो बराबर दिया है किसके 15 के, दिख रहा है ना जो वाला कलर, नहीं दिख रहा। j तो बराबर दिया है उसने किसके 15 के 7वां पद, और j दिया है 5 के। एक सेकंड 15 5 कैसे उल्टी कैसे चली, अच्छा माइनस होगा, जे माइनस इधर हो गया ना, तो टाइपिंग एरर हो गया। ये माइनस का 15 है और ये 5 है। अब मैं क्या करूंगा इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से डी निकल आएगा मेरा। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो मेरा ए से ए कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ए से ए कट गया। अच्छा 11 डी में से 6 डी जाएगा, कितना बचेगा 5 डी बराबर, इसमें से मैंने इसे घटाया है ना 5, कैसा 5 में से माइनस का -15 घटाना है मेरे को। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 5 15 कितना हो गया 20 हो गया। काटूंगा 5 चौका 20 यानी डी बराबर मेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है अब जब डी 4 आ गया तो ए भी निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से यहीं पहुंच जा रहा हूँ मैं कि ए किसी भी फॉर्म में रख लो, ए 6d बराबर कितना था माइनस का 15 था। ठीक है अब मेरा डी का मान आ गया यानी ए प्लस 6, डी का मान कितना आया 4 बटा माइनस का 15, 6 चौक 24 यानी ए बराबर कितना आ गया, इधर माइनस का 15 इधर है ही, और 6 चौक 24 क्योंकि 24 प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया, कितना हो गया 39 का माइनस का। अब मेरे पास ए भी है मेरे पास डी भी है, अब जो वो कहेगा निकाल दो। 16वां पद कह रहा है, 16वां पद कितना हो जाएगा भैया टी 16 बराबर कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 यानी एन कितना 16, 16 माइनस 1 15 डी। ठीक है ए कितना है माइनस का 39 प्लस का 15, डी कितना है 4 यानी कि गुणा 4 कितना हो जाएगा माइनस का 39 प्लस 15 चौका 60, 60 में से 39 गया कितना बचा 21, यानी ऑप्शन नंबर 3। समझ आया या नहीं आया? देखो 2-4 बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर सरल आ जाएंगे तो फिर सभी कर लेंगे ना, फिर वो छाटेंगे छाटेंगे कैसे। देखो जो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी डी ई पर बिंदु हैं। अच्छा इसके एक मैं समझा देता हूं पहले सीन क्या है क्या। हमारा कोई त्रिभुज होता है, मैंने माना त्रिभुज ए है बी है और सी है, ये इसकी समांतर होती है, यानी मान लो जे बी है, नहीं सॉरी बी तो मैं बता चुका ना, जे पी है और जे क्यू है। तो ध्यान रखना इसे थेल्स थ्योरम हमारी क्या कहती है, कहती है ए और पी, ए अपॉन ए पी अपॉन ए से लेके बी, ए बी बराबर होता है किसके ए क्यू।
QC, ठीक है, और बराबर होता है क्या, PQ और BC, तीनों बराबर होते हैं, इनका अनुपात बराबर रहता है। अच्छा, लेकिन यहां पर उसने क्षेत्रफल भी बोला है। क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मेरे को क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करूंगा मैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों का फिर स्क्वायर बराबर बराबर होगा। अब देखो क्या कह रहा है, यदि AD और DB, AD है और DB है, अच्छा मैं बना ले रहा हूँ मैं AD वगैरह का नाम करके, अब समझ आ गया होगा जी, हमारा इसका थेल्स थ्योरम होती है एक। अब जैसा क्वेश्चन में कह रहा है मैं वैसा कर ले रहा हूँ। क्या कह रहा है, ABC एक त्रिभुज है, ACD और EF बिंदु है, AB पर क्या है, D है, और AC पर क्या है, F है। भाई इसके जो समांतर है, ठीक है, आगे बढ़ गए। AD अपॉन DB, AD कितना है 2, DB कितना है 5, और ADE का क्षेत्रफल 8 है। ADE इसका क्षेत्रफल कितना है 8 है। चतुर्भुज BDAC का, यानी इसका मेरे को क्षेत्रफल बताना है। क्या बताया था अभी, क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2, और पूरी रेखा कितनी हो जाएगी 2 5 7, यानी 7, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, सत्तू सत्तू 49। एक बात बताओ, जो मेरा बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना है 49 है, जो मेरा छोटा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना है 4। अगर मैं इस वाले बड़े में से जो छोटा वाला घटा दूं तो कितना बचेगा मेरा 45, 49 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा चतुर्भुज का 45 बचेगा। समझे नहीं समझे, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 7 है, 2 5 7, और इस छोटे वाले का कितना है 2 है। मैंने जब क्षेत्रफल निकाला तो 4 और 49, ये पूरे में से अगर मैं इतना सा घटा दूं तो मेरा यही बचेगा केवल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब निकाल ले रहे हैं 45 बचा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 4 की वैल्यू मेरी कितनी है, 4 की वैल्यू है भैया 8, यानी कि 2 गुना, तो 45 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 2, यानी कि 45 यानी 90, यानी पूरे का कितना आएगा 90 ही आएगा। ध्यान रखना घटाना जरूर है, चतुर्भुज का तभी निकलेगा, क्योंकि ये बड़े त्रिभुज का होता है, ये छोटे त्रिभुज का होता है, इसलिए घटाना है हमारे लिए, इतनी बात ध्यान रखना। आगे, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, देखो क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, जैसे 213 में जोड़ने पर प्राप्त 9 से पूरी तरह विभाजित। अच्छा 9 का मैंने विभाजिता का नियम क्या बताया था, 9 का विभाजिता का नियम कहता है कि जो सभी अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 होना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। पहले मैं ये देखता हूँ, 2 3 2 और 1 3 3 3 6, यानी अंकों का योग मेरा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन लाना कितना था 9, अगर ये 3 ज्यादा होता तो मेरा 9 आ जाता, यानी ऑप्शन कितना आएगा 1 आएगा, 3 हमें जोड़ना था, क्योंकि अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 216, और 6 7 2 9, यानी 216 कैसे कर रहा है पूरा 9 से कटता है, सरल सा क्वेश्चन था। देखो टाइम एंड वर्क का फिर से क्वेश्चन आ गया, 12 दिनों में और बी 24 दिनों में एक काम को करता है, ए कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है 24 दिनों में कोई काम करता है, ठीक है। यदि मैं 4 दिन के लिए, पहले मैं इनका एलसीएम निकाल लूं, फिर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, यानी ए की इफिशियंसी 2 है और बी की कितनी है 1 है। अगर वो 4 दिनों के लिए काम करते हैं, 4 दिन के लिए, यानी ए काम कितना कर रहा है 2 कर रहा है एक दिन में, और जो 1 कर रहा है, यानी एक दिन में काम हो तो कितना रहा है 3 हो रहा है, लेकिन करना कितना 4 दिन करना, यानी 3 चौक 12, यानी काम कितना हो गया 12, तो काम कितना अंश बाकी रह जाएगा 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, काम टोटल कितना था 24, कर कितना लिया 12, यानी कितना कर लिया हमने 1/2। एक बार बताओ 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, यानी हमने आधा काम कर लिया तो बचेगा कितना, आधा ही बचेगा ना, यानी कि 1/2 ही बचेगा, जब हमने 1/2 कर लिया तो बचेगा भी 1/2 ही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज आ गया, ये है मेरा एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहानी बताओ फटाफट से। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, यानी अगर जे ए है तो जे भी ए है और जे भी ए है, जे इसकी ऊंचाई है, तो अगर मुझे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर, अगर मुझे एच निकालना है यानी ऊंचाई निकालनी है तो कितना होगा √3/2 और ए, है ना। मेरे से क्या कह रहा है, क्षेत्रफल पूछा, ए दिया है, बिल्कुल दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है, ये तो हो ही गया होगा, क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर, 6 चंग कितना हो गया 36 हो गया, 4 निम 36, यानी मैं कह सकता हूँ कि 9√3 आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि मेरे को दिख भी नहीं रहा है, 363 तो ये तो होगा नहीं, 36 होगा नहीं, 9, अच्छा जे रूट जे ही होगा, जे रूट ऐसे करके ऐसे हो गया, यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ 9√3 हो जाएगा मेरा, समझ आया।
टाइपिंग एरर। अगला 20% और 25% की दो छूटें बतानी है। इसका यही वाला कल क्वेश्चन आया था, हमने कैसे करते हैं। अच्छा कल मैंने आपको रेशियो से बताया, आज मैं इसके फॉर्मूले से बताता हूँ। जब भी मुझे दो छूट दी जाती हैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि प्रभावी छूट क्या होती है, प्रभावी छूट होती है ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन 100। ये मेरी प्रभावी छूट होती है। ए कितना है 0, बी कितना है 0, 20 प्लस 25 कितना हो गया 45 हो गया, माइनस का 25 दूनी 50 यानी कि कितना हो गया 500 हो गया, और अपॉन में 100 रह गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 45 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 40% आ जाएगा। डन। अरे समझ आता है नहीं आता है। चलो भाई अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन कह रहा है कि 12,400 के लाभ को 5, 7, 8 के अनुपात में बांट दिया। बढ़िया काम करा। 5, 7, 8 के अनुपात में काट दिया। ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है, बी को कितने रुपए मिले। अरे देखो मैं कह सकता हूँ ए बी और सी का अनुपात क्या था 5, 7, 8, यानी 5, 7 और 8। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी है मेरी 124 और 0। लेकिन रेशियो में टोटल कितनी है 5, 7, 12, 12, 8, 20, यानी 20। 0 से 0 कट गया, 2 से काटूंगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 620, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई 620 हो गई। मुझे निकालने कितने की है फिर, अगर एक मेरा 620 के बराबर है और उसने पूछा कितने का, बी को कितने, बी को मिले कितने 7, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 620 गुणा 7। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, कितना हो जाएगा 6 7 42, 2 7 14, 42 और 14 कितना हो जाएगा 43 और 40, 44 30 नहीं 43 और 40 है। समझ आ गया, हमने कुछ नहीं करा, हमने केवल गुणा करी है बस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर, एक पी है क्यू है और आर का औसत वजन कितना है 47 किलोग्राम है। यानी मैं कह सकता हूँ पी प्लस क्यू प्लस आर को जब मैंने 3 से भाग करा होगा, क्योंकि औसत क्या होता है सबको जोड़ दो और नंबर ऑफ टर्म से भाग कर दो, तो मेरा एवरेज कितना आया 47 आ गया। यानी यहां से मैं एक बात और कह सकता हूँ कि पी प्लस क्यू प्लस का जो आर है 47 तिया, यानी 47 गुणा 3 हो जाएगा। एकदम कैलकुलेशन जल्दी मत करा करो, क्या पता आगे कटौती हो रही है। यदि पी और क्यू का औसत, यहां से देख लो पी और क्यू का जो औसत है, मैं फिर से वही कर रहा हूँ, नीचे 2 आएगा मैं डायरेक्ट गुणा कर ले रहा हूँ, 32.5, 32 दूनी 64, यानी कि एक 65 आ गया। यानी अब मुझे पता चल गया काटम पीटी नहीं होगी। क्यू और आर का औसत, क्यू और आर का औसत यानी फिर से 48.5 है, मैं इसकी 2 से गुणा कर दूंगा तो नीचे 2 आएगा, 48 दूनी 96 और एक 97 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, क्यू का वजन मेरे को बताना है, बढ़िया बता देंगे। यहां से अगर मैं देखो पी और क्यू का मान यहां रख दूं, यहां ऐसे देखो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना है मेरा 47 तिया 7 तिया 21 और 4 तिया 12, 141 है ना, यही है ना, 4 तिया 12 और 7 तिया 21, हाँ 141। अब मेरे को पी क्यू का मान कितना दिया है 66 है, 32 दूनी 64, सॉरी 65 है, इसको 65 कर देता हूँ, 5 है जी 65, और जो कितना हो जाएगा 48 दूनी 96 और एक 97 है ना, 65 है। अच्छा पी क्यू का मान कितना हो गया 65 हो गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि आर का मान यहां से आ जाएगा 141। मुझे निकालना किसका था क्यू का वजन निकालना था, यानी पी और आर, हाँ निकालना पड़ेगा यहीं से। तो आर यहां से कितना आ जाएगा 65 को मैं इधर ले जाऊंगा, 141 माइनस का 65, यानी आर बराबर आ गया 41 और 35, यहाँ पर 41 बचा, यहाँ पर 35 बचा, 6 7 76 आ गया। कितना आ गया आर मेरा 76 आ गया। यहां से फिर क्यू नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अगर मैं कह सकता हूँ क्यू प्लस आर का मान कितना है मेरे पास 76 है, यानी कि 76 और जो बराबर है किसके 97 के। क्यू बराबर 97 माइनस का 76, 7 में से 6 जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2, क्यू बराबर कितना आ गया 21, यानी ऑप्शन नंबर 2। समझ आए, तो क्वेश्चन सरल ही होते हैं, अगर समझ में आ जाए तो है ना। और हल्के हल्के आपको बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन स्टेप ज्यादा नहीं करी है। आप जब करोगे तो आपके माइंड में ज्यादा कैलकुलेशन चलेगी, तब क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को हल्के हल्के बताना पड़ेगा। अगले, एक दुकानदार 5 वस्तु बेचकर एक वस्तु का बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक बात बताओ, अगर उसने 5 वस्तु बेची, पहले प्रॉफिट हमारा होता क्या है, जो प्रॉफिट बराबर होता है वो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस को कॉस्ट प्राइस, जो लाभ हमारा होता है वो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। अब क्या कह रहा है, उसने 5 वस्तु बेची, अगर उसने 5 वस्तु बेची तो उसने क्या करा 5 एसपी, 5 वस्तु बेची है। अच्छा फिर क्रय मूल्य भी उसने 5 का ही बेचा होगा,
क्योंकि 5 वस्तु बेचे यानी 5 पे जो क्रय मूल्य था 5 वस्तु बेची है उसका पूछा, तो जब लाभ कितना हुआ उसको एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी प्रॉफिट कितना है कि एक वस्तु है कोई उसका एसपी है, इतना ही तो लाभ हुआ। समझ आया नहीं है? अगर मैं 5 वस्तु बेचूंगा तो यानी पहले 5 का एसपी माइनस 5 का सीपी, और लाभ कितना हुआ है कि एक सीपी एसपी के बराबर हुआ, तो मैंने रख दिया, बढ़िया करा। अब सीपी यहाँ पर आ जाएगा यानी 5 सीपी, 5 में से 5 एसपी, और जो यहाँ पर उठ के चला जाएगा एसपी, यानी बराबर कितना हो जाएगा 4 एसपी। मैं ये कह सकता हूँ कि 5 सीपी मेरा बराबर है 4 एसपी के। ऐसे क्वेश्चन शायद कल भी आया था, तो यहाँ से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेता हूँ। सीपी मेरा कितना हो जाएगा 4 और एसपी कितना हो जाएगा 5। क्या कह रहा है लाभ प्रतिशत बताना। सीपी अगर मेरा 4 है एसपी 5 है तो लाभ कितने का हो गया 1 का हो गया। लाभ और हानि हम कहाँ पे निकालते हैं क्रय मूल्य पे निकालते हैं, यानी सीपी कितना है 4 गुणा 100, 25 चौका 100, यानी कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर 25% आ रहा है। समझ आ गया या नहीं आया? आगे 50 के 500% सीधा समान है, तो 50 इसका 500% निकालना यानी 500 बटा 100, और उसी का 20% निकालना यानी कि 20 बटा 100। ठीक है, 50 दूनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 ढाई 20, 5 ढाई 50, यानी कितना आ गया लौट करके 50 ही आ गया। ऑप्शन नंबर 4 सॉल्व करना था, इसमें कुछ था ही नहीं। 90 किलोमीटर की दूरी, बढ़िया है, 90 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करने के लिए मीटर पर सेकंड की औसत गति क्या होनी चाहिए? एक बात बताओ, अगर 90 किलोमीटर की दूरी में 2.5 घंटे में तय कर रहा हूं तो मैं 1 घंटे में कितनी कर रहा हूं? कितना हो जाएगा? पचम 25 और 18 पंजे 90, 5 से काटूंगा कितना जाएगा 36 पंजे 180, यानी 36 किलोमीटर पर घंटा है मेरी स्पीड अभी, यानी मैं 1 घंटे में 36 चल रहा हूँ। तो वो कह रहा है औसत गति मीटर पर सेकंड में बताओ। एक बार बताओ, जब किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 5/18 से या 18/5 से? हम देखो किलोमीटर पर घंटे से छोटे के पास जा रहे हैं यानी मीटर पर सेकंड के पास जा रहा है, तो मुझे छोटे से गुणा करनी पड़ेगी यानी 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, और जब मैं बड़े के पास जाता हूँ तो मुझे बड़े से गुणा करनी पड़ती है यानी 18/5 से गुणा करनी, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड आ गई। उसने औसत गति पूछी है यानी वही पे आती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन 18% बढ़ जाता है, अच्छी बात है, यानी 3 वर्षों में बढ़िया साधारण ब्याज मूलधन पर 18% ज्यादा हो जाता है। अगर मैं पी मान लूं यानी कि मैं मूलधन कितना माना मैंने 100 माना, तो मूलधन से ब्याज कितना बढ़ गया यानी आई, यानी कि ब्याज ऐसा ही कह सकता हूं मैं 18% बढ़ गया, यानी इसका 18% कितना मिलेगा मेरे को 18% ब्याज मिलेगा 18 रुपए 3 साल में 2500 पर अर्ध चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, मेरे को टी कितना दिया है समय, समय दिया है मेरे को 3 साल। देखो एक बात ध्यान रखना, ये हमने वैल्यू मानी है तो पहले मैं ओरिजिनल वैल्यू निकालूंगा उसके बाद सॉल्व करूंगा। तो ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P गुणा R गुणा T बटा 100 होता है। ऐसा ही कितना है मेरे पास 18 है बराबर P कितना है 100 है, R कितना है मेरे को निकालना है, T कितना है 3 है और 100 से 100 कट गया 18, 3 6 18, यानी R बराबर मैं कह सकता हूँ कि 6% आ गया। बढ़िया बात हुई। उसी दर से 3 साल में 25,000 पर अर्ध चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं हम? चक्रवर्ती ब्याज हम निकालेंगे रेशियो से, है ना, 6% का मिल रहा है हमें, इसको मैं डाल दूं 6% का, यानी अगर मैं 6% की वैल्यू कितनी आ गई 6% की वैल्यू आ गई 6/100, यानी कि मैं कह सकता हूँ 3/50। एक तो तरीका इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ आपको। एक तो तरीका यह है कि 50 से कोई चीज मेरी कितनी हो गई 53 हो गई, और चूंकि 3 साल में हुई तो मैं क्यूब कर दूंगा। 50 का क्यूब तो हम सब भी निकाल लेंगे, 53 का क्यूब निकालने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा सा अंदाजा खेल सकते हैं। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज हम कैसे निकालते हैं 6 प्लस का 6 प्लस का 6 गुणा 6/100, यानी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी कितना आ गया 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया, 6 छंग 36, 36 यानी 36/100 कितना होगा 0.36, यानी कि 36 12.36, ये 2 साल का आया है। तीसरे साल का निकालना, यानी कि मैं ये कर दूं 12.36 प्लस का 6 और जोड़ दे रहा हूँ प्लस का 12.36 गुणा 6/100, 2 जीरो हटाया 2 जीरो बढ़ाया।
ठीक है, 12.36 में 6 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 18.36 प्लस का, इसको सॉल्व करता हूँ, 6 छंग 36 हासिल लगा 3, 6 3 18 3 21 हासिल लगा 2, 12 छंग 72 और 2 74 और 4 जीरो यानी 74 यहाँ पर है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 18.36 और यहाँ पर पॉइंट कितना है 7416, 75 के समथिंग मान ले रहा हूँ। 6 4 10 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 11 हासिल लगा 1, यानी 19.1 आ रहा है, लगभग लगभग 19% से थोड़ा सा ज्यादा। तो मैं 25,000 का आप क्या निकालूंगा, डायरेक्ट 19% ही निकालूंगा, 19/100, 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट गए, 19 की जीरो से करी जीरो, 19 पंजे 95 का 5 हासिल लगा 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 कितना हो गया, 38 और 9 हो गया 47, 4750 से थोड़ा सा ज्यादा। देखो जिस ये तो 57, इतना भी ज्यादा नहीं होगा, इतना भी ज्यादा नहीं होगा, ये तो कम हो गया 4775 के समथिंग, है ना। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट हम करते हैं, वरना हम कैलकुलेशन ही करते रहेंगे। समझ आया नहीं आया, हमने थोड़ा क्या निकाला, हमें यहाँ से कितना आ रहा था मेरा 19.10 और जो पॉइंट करके कुछ जुड़ रहा था, 19 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, तो जो हमारा 4775 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं आएगा कि वो 5000 पार कर जाए। अच्छा ये क्या है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, एक्स का मान बताना है मेरे को, एक सेकेंड, ये क्या सीखा। अच्छा जो थोड़ा सा क्वेश्चन इधर आ गया, लेकिन मैं इसे हटा दूंगा। क्वेश्चन हमारा कितना है, ये अगला क्वेश्चन है, मुझे केवल मेरा इक्वेशन ये है और मुझे एक्स का मान निकालना है, तो मेरी इक्वेशन क्या है, ये है, ये है मेरी इक्वेशन, 5x 5x प्लस का, अंदर में गुणा कर दो 6 3 18, 6 दूनी 12 यानी माइनस का 12x बराबर 4 है। 12x में से 5x, मैं x वाले इधर का ले रहा हूँ, ये 18 इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, ये 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 12x, और ये भी उधर पहुंच जाएगा 5x। 18 में से 14 गए, 18 में से 4 गए 14 बचा, बराबर 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7x, यानी x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, x बराबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर भी नहीं है, जो 15 17 शायद इसके हैं, हाँ 15 17 इसके हैं, कितना आ जाएगा, यानी x बराबर 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन और रहेगा बस। देखो a प्लस बी हमारा कितना है 1 है, ए बी कितना है -6 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा थोड़ी देर पहले हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाला था, वैसे ही इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर कितना होता है ए प्लस का बी, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेकिन फिर से हमें यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, तो मैं फिर से वही करूंगा, ए प्लस बी का होल क्यूब निकालूंगा डायरेक्ट। उसमें क्या आ जाता है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस बी, ये फॉर्मूले होता है और फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे आपको। a प्लस बी का होल क्यूब यानी 1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब यही तो निकालना है, प्लस का 3, ए बी कितना दिया है मेरे को -6 और a प्लस बी कितना है 1 है। यहाँ से देखो अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 रहेगा 1 का क्यूब और यहाँ से a क्यूब प्लस का बी क्यूब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 3 18, अब जब माइनस को उठ के इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, माइनस का 18 इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, यानी प्लस का 18 और एक पहले से ही 18 और एक 19। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन पे भी नजर रखो और हर बार पूरा क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। एक गैर शून्य संख्या, इसकी व्युत्क्रमानुपाती का बीच का योग, ठीक है, अगर कोई गैर शून्य संख्या मैंने x मान ली और इसका व्युत्क्रमानुपाती का योग यानी कि 1/x का योग कितना है 9 है, तो वह संख्या क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है, वह संख्या क्या है ये नहीं पूछेगा, क्योंकि संख्या तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे ना, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बन आ जाएगा, फिर हम निकालेंगे कैसे, इसलिए ये नहीं होगा, कुछ और पूछा हुआ इसमें, टाइपिंग एरर है।
क्योंकि यहाँ से क्या कह रहा है, एक गैर शून्य संख्या उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी x प्लस 1/x का योग 9 है। कम से कम दूसरी इक्वेशन तो दो ना, तभी तो मैं मान निकालूंगा ना, ऐसे कैसे निकालूंगा मैं? या फिर जे होगा, हाँ जे हो सकता है कि 9 ना होकर जो 2 होगी, जे हो सकता है 2 कर लो तभी तो, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ये बात। तो ये कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब ये 2 हो जाएगी तो हमें क्या होता है, जब x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x बराबर कितना होता है, 1 हो जाता है कि नहीं? और अगर इसी से हम याद कर ले रहे हैं x प्लस 1/x बराबर -2 होता है तो x बराबर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। जो हमने कल ही पढ़ा था, यानी कि हमारा ऑप्शन भी गलत है ना, ऐसे ध्यान रखना, क्योंकि 9 होगा तो आंसर ही नहीं आ पाएगा ना हमारा। तो आगे बढ़ते हैं। यदि एक अंगणितीय प्रकृति का तीसरा और पांचवा पद 13वां 14, अच्छा ये भी वही है, अंगणितीय प्रकृति का मतलब जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बात वही, यानी कि समांतर माध्यम क्वेश्चन है। T3 अभी इसके फॉर्मूले बताया, फिर से नहीं लिखूंगा। T3 और मेरे को कितना दिया है, T5 दिया है। T3 यानी कि मैं कह सकता हूँ a प्लस का n-1 यानी कि 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2d, और यहाँ पर भी a प्लस का 5 माइनस का 1 हो जाएगा 4d। कितना दिया है, T3 दिया है मेरे को 13 और पांचवा पद दिया है 13 और 21। यहां से फिर से मैं क्या निकालूंगा, पहले d का मान निकालूंगा, घटा दो, घटा दिया मैंने, माइनस माइनस माइनस, a से a जाएगा, कट जाएगा, 4d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा, 2d बचेगा। अच्छा 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 2 चौक 8, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब d का मान 4 आ जाएगा तो यहाँ से कैसे रख दूंगा मैं, a 0 प्लस का d का मान 4 रखी, 4 दूनी 8 बराबर 13 है, यानी a बराबर कितना जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा। मेरे पास a भी है, मेरे पास d भी है, अब जो पूछेगा मैं निकाल दूंगा। 13वां पद पूछा उसने, 13वां पद यानी कि t 13, t 13 क्या हो जाएगा, a प्लस का n-1 यानी कि 13 में से कितना हो जाएगा 12, और d a कितना है मेरे पास 5 है, प्लस का 12, d कितना है 4 है, 12 चौक 48, 48 और 5 53। तेज भी करना आना चाहिए क्वेश्चन को। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है, ए बी सी एक पी क्यू आर के समान है। अगर कोई एक त्रिभुज है ए बी सी और कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, समान है, ठीक है, समान है, ठीक है। अगर ये ए बी और सी है और ये कितना है पी क्यू आर, देखो समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब ये है कि ए बी की जितनी भुजा का रेशियो होगा उतना ही पी और आर के रेशियो होगा, जितना बी सी का रेशियो होगा, मैं रेशियो बात कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट भुजा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उतना ही क्यू आर होगा। तो उसने क्या करा, यदि ए बी सी और पी क्यू आर की परिधि का अनुपात यानी परिधि पी क्यू आर कितना है, 1 है, और इसका परिधि का अनुपात पी क्यू आर का कितना है, 2 है, एबीसी का 1 है, एबीसी का कितना है, 1 है, और इसका कितना है, 2 है। देखो जो बड़ा छोटा हो गया वो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज है समझना हमारे लिए। पी क्यू कितना है, 10 है। लंबाई पूछ रहा है मेरे से, एक बार बताओ, अगर इनके रेशियो का 1:2 है तो इसका मतलब है हर भुजा उनकी 1:2 के अनुपात में ही होगी, तभी तो इसका 2 ना बैठेगा। एक बार बताओ, अगर मैं कहूँ 1 है तो जो 2 हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, तब देखो 3 और जो 6, तो फिर से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तब भी 1:2 ही आएगा, यानी कि हर भुजा 1:2 के अनुपात में ही होगी। अगर पी क्यू 10 है, पी क्यू कौन सी है, पी क्यू जे रही 10 है, तो कह रहा है कि ए बी की लंबाई बताइए, ए बी की लंबाई बतानी है। एक बात ध्यान रखना, इसका रेशियो 1 था और इसका 2 था, यानी 2 की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ही आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ भैया, खत्म हुए टेस्ट हमारा। तो बताओ कैसा लगा आपको इस पेपर का सॉल्यूशन, और आपने कितने करे। अच्छा हमारा कल एक और टेस्ट होगा यूपी टेट का, तो जिन्हें भी देना हो वो अटेंड करना, और देखो टेस्ट जरूर अटेंड करा करो, पेपर के लिए अब 4-5 दिन बचे हैं, आप उसमें भी टेस्ट अटेंड नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा, है ना, टेस्ट तो हमें देना ही पड़ेगा। और जिन बच्चों को यूपी टेट का और अच्छे से तैयारी करनी है, मतलब कि जैसे मैथ का होगा उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो अभी तो देखो पेपर आ ही गए, मैं पेपर का भी सोल्यूशन कराऊंगा, तो अपना हल्का हल्का थोड़ा बहुत अभी से पढ़ना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब अच्छा आने लगा है। पहले आते थे कि हाँ बहुत सरल सरल क्वेश्चन आ रहा है, अब ज्योमेट्री मेंसुरेशन वगैरह सब पूछ लेता है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करो और टेस्ट देते रहो। मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।